चलिए शुरू करते हैं। फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया ना। एक क्वेश्चन लिखूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा लिख दूं? इफ एफ वेक्टर बराबर एक्स ऑन द ब्लॉक, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक if it displaces from A to B। कोऑर्डिनेट अपने मन से देते कुछ। लो, इफ एफ वेक्टर बराबर दिस एक्स ऑन द ब्लॉक, फाइंड। देखो ये सवाल अभी तक जो क्वेश्चन दिए उनसे अलग है। क्यों? अभी तक तो आपको ऐसा कोई डायग्राम बनाते थे तो आप सोचते थे कि फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फिर आप उन दोनों के बीच का एंगल निकालते थे और ये सब करते थे। यहाँ तो आप विजुलाइज कर ही नहीं सकते क्योंकि सब 3D में है। तो जब ऐसे सवाल आते हैं जिसमें सिर्फ गणित होती है, कोई सिचुएशन नहीं, कुछ भी नहीं, तो इनको गणित से ही करते हैं, फिर ज्यादा हम दिमाग में नहीं लगाते। कैसे करते हैं? ऐसे सवाल आएंगे तो बताओ क्या करोगे? सबसे पहले ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्यों वेरिएबल ना, आई कैप दे रखा है, जे कैप। ये तो डायरेक्शन होती है। ये कह रहा है कि फोर्स के 3 कंपोनेंट हैं, एक्स में 2, वाई में 3 और जेड में -1। ये कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स नहीं है। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालने का सिंपल, एफ वेक्टर डॉट एस। क्या एफ वेक्टर ऑलरेडी गिवन है? क्या क्या गिवन है? एफ वेक्टर 2i कैप 3j कैप -k कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है क्या? नहीं, पर बचपन में ही सिखा दिया था क्या कि अगर पार्टिकल को यहां से यहां भेजा है तो फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप प्लस फाइनल माइनस एक्स में, वाई में, जेड में। तो 2 - (-1) आई कैप, -1 - 0 जे कैप, 3 - 1 के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया? 3i कैप -j कैप प्लस के कैप। तो आपका ये एफ वेक्टर आ गया, एस वेक्टर आ गया। अब क्या करना है बस? हाँ, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, एफ डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डॉट कैसे करते हैं? आई का आई से, 6। क्या हो गया? कुछ 3 - 1 है ना यार, 2 क्यों करते? 3 - 1 तो 2 k कैप। अब कर दो डॉट, 3 × 2 6। अच्छा, आई कैप भी लगाऊं क्या आगे 6 के बाद? नहीं, डॉट स्केलर प्रोडक्ट होता है। -3 -2, तो 1 जूल आपका वर्क डन हो गया। इस सवाल का आंसर हो गया, लिख लो। तो ये था आपका कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन। तो हमने पिछली क्लास में और आज का एक क्वेश्चन कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन सीखे पिछली क्लास में, लेकिन हमने कुछ वेरिएबल फोर्स के वर्क डन भी निकालना सीखे थे। जैसे कि एक नॉर्मल का वर्क डन निकाला था कटोरे में, और एक अभी उबड़ खाबड़ इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन भी फाइंड किया था। तो हेडिंग डालिए, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। जल्दी लिखो जल्दी, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो बताइए, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स का क्या तरीका होता था? उसमें हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम क्या करते थे, उसमें किसी छोटे से सेगमेंट का वर्क डन निकालते थे, छोटा सा वर्क डन निकालते थे और उसको इंटीग्रेट करते थे पूरे पाथ के लिए। हेडिंग डालिए, वर्क डन बाय द वेरिएबल। उसी को लिख भी लेते हैं अब। अरे बेटा, लिखो, हेडिंग डालो ना, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। डाला? इधर देखिए आप। तो जो वर्क डन की असली डेफिनेशन है वो ये है कि डी डब्ल्यू बराबर
एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। एक छोटे से पाथ, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो dw तो वर्क डन बन जाता है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट ds। ये होता है, यही बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक डेफिनेशन है वर्क डन की। यहाँ पे जो ds वेक्टर है उसका मतलब क्या है, ds वेक्टर का मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। उस छोटे से पाथ, जैसे आप कहते हैं फ्रिक्शन वाले उबड़ खाबड़ सरफेस वाले में ऐसे बनाते हैं dl, वो अपना वेक्टर, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो नीचे y में और एक x में, dy dx। जैसे तीन भी हो सकते हैं, तो अपन ds वेक्टर हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगी हम यही लिखते हैं, dx i कैप dy j कैप dx i कैप dy j कैप प्लस dy k कैप। आप हमेशा ds वेक्टर यही लिखोगे, यही होता ही है ds वेक्टर। इसका मतलब वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट dx i कैप dy j कैप dz k कैप। अब आपको पता है वो जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, वो कैसे आया था, वो यहीं से आया था, यहीं से। अगर मैं बोलूं कि if f वेक्टर बराबर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन के बाहर चली गई, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ds बन गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ds s हो जाएगा। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है f वेक्टर डॉट s वेक्टर। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि ये फॉर्मूला केवल कब वैलिड है, जब फोर्स कांस्टेंट, वरना जो बेसिक डेफिनेशन होती है वर्क डन की वो यही होती है। तो मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला केवल कब वैलिड है, कांस्टेंट फोर्स हो तब। क्या वेरिएबल फोर्स में इससे वर्क डन निकाल सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब वेरिएबल फोर्स हो। क्या कांस्टेंट फोर्स में इससे वर्क डन निकाल सकते हैं, हाँ, ये बेसिक डेफिनेशन है, ये हमेशा वैलिड है, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल। लिख लो। लिख लिया। अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। लिखो। इफ, देखो मैं लिख रहा हूं, फिर मेरे को मिटाने की जरूरत होगी, मिटाऊंगा। इफ एफ वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप माइनस के कैप acts on the block, find work done by the force on the block. If it displays from A to B, A -1, 0, 1 लिख लो, और ये 0, -1, 2 लिख लो। करो। इफ एफ वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस के कैप है इस बार, तो बताइए इस बार फोर्स वेक्टर वेरिएबल है कि कांस्टेंट, इस बार फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल है। क्यों है वेरिएबल, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से बदल रहा है। सवाल को समझें क्या कह रहा है ना, फिर करेंगे, पहले सवाल समझेंगे। लिखाइए। पहले क्वेश्चन आप भी नोट कर लो, और फिर हम पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन समझते हैं। क्या आपको ये पता है कि पार्टिकल को किस रास्ते से ले जाया गया है, नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि इनिशियली वो इस कोऑर्डिनेट्स पे थे और फाइनली वो इस कोऑर्डिनेट पे, पता नहीं कैसे ले जाए, पता नहीं क्या हुआ। अरे हाँ कि ना, हमें नहीं पता कि पार्टिकल को कैसे ले, लेकिन इतना पता है कि पार्टिकल जैसे मान लो ए यहाँ है बी यहाँ है, तो किसी ना किसी रास्ते से तो गया होगा। वो जिस भी रास्ते से गया होगा तो उसके क्या एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट बदल रहे होंगे, बदल ही रहेंगे तभी तो पहुंचेगा यहाँ तक। तो जैसे जैसे कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं उस पर लगने वाला फोर्स भी बदल रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, फोर्स की डायरेक्शन भी बदल रही है।
क्योंकि जब कंपोनेंट्स बदलेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी, कंपोनेंट्स बदलेंगे तो मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा। तो कुल मिला के कैसा फोर्स हो गया है? पिछली बार यही सवाल था लगभग, और फोर्स कैसा था? अब कैसा है? करके दिखाओ, वर्क डन निकाल के देखो, देखिए कौन करके। इधर देखो, अभी अभी आपको सिखाया कि जब वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये होगा। तो सिंपल एफ वेक्टर क्या दे रखा है? एक्स आई कैप वाई जे कैप माइनस के कैप, डॉट डीएस वेक्टर क्या लिखा है? डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। यहाँ पे आप पूरा एक साथ कर ही नहीं सकते, यहाँ पे आपको छोटे छोटे डी एक्स डी वाई डी जेड में वर्क डन निकाल के फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपने अब डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो क्या बन गया? एक्स का डॉट डीएक्स के साथ तो एक्स डीएक्स, वाई का डी वाई से तो प्लस वाई डी वाई, और इसके साथ तो माइनस डी जेड। फिर आपने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन, अब लिमिट लगाई, एक्स पे लिमिट क्या लगेगी? -1 से 0। यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है कि पहले 0 आता है कि पहले -1 आता है। इनिशियल क्या है? -1 से कहाँ गया है? 0 पे, तो -1 से 0। बाद में 0 से -1, दिमाग मत लगाने पड़ जाना सर, 0 तो नंबर लाइन में आगे आता है तो वो पहले कैसे हुआ, वो बात। इनिशियल फाइनल, और लास्ट में इनिशियल से फाइनल। ये नहीं, ये अच्छा है तुमने ये सोचा ये ऊपर लिखा है तो इसको ऊपर लिख दो, ऐसा क्या? इनिशियल से फाइनल, इनिशियल नीचे होता है, फाइनल लास्ट, ऐसे होगा इसमें। आप जो भी कर रहे थे गलत कर रहे थे। कई लोग कई लोग पता नहीं कैसे कर रहे थे। ठीक है क्या? कई लोग पिछले वाले की तरह यहाँ पे एस वेक्टर को निकाल दे रहे थे, फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस, वो गलत। नहीं, अंतर है। वो वेरिएबल, ये वेरिएबल फोर्स है, वो कांस्टेंट फोर्स है। यहाँ छोटे छोटे का इंटीग्रेट करके आपको पहले तो छोटे से पाथ का वर्क डन निकालना है और फिर उसको इंटीग्रेट करना है -1 से 0 तक। एक साथ नहीं कर सकते, यही तो अंतर। खैर, आगे मैंने करा इसका इंटीग्रेशन, देखना जरा है ना। एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, फिर लिमिट्स डाल दी। पहले कौन सी लिमिट डलती है? फाइनल लिमिट, फिर बाद में अपनी इनिशियल लिमिट। तो ये अपना हो गया। हाँ, उसके बाद इस पे आ जाते हैं, y²/2। तो पहले अपनी फाइनल लिमिट, -1 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, ये y का काम होगा, प्लस प्लस नहीं माइनस, फिर dz का इंटीग्रेशन z हो गया और लिमिट डाल के 2 - 1। ये आंसर हो गया। कितना आ गया ये? 1/2। यहाँ कितना आ गया? 1/2। यहाँ कितना आ गया? भाई 0 हो गया। तो क्या कुछ गलती कर दी मैंने? ओ अच्छा, ये माइनस है, हाँ, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस, ठीक है। तो कितना आ गया? -1 जूल वर्क डन फोर्स ने किया। ऐसे करना, लिख लो। तुम ऐसा आश्चर्यचकित होके क्यों देख रहे हो? तुम्हारे तो हो गया नहीं, फिर भी आश्चर्यचकित हो, वाह। अगर आप सभी ने नोट कर लिया तो नोट डालो। अरे ये समझ में आ गया ना? तो आपका जो अभी 10वां सवाल था ना, 10वां, अभी बिगनर बॉक्स का 10वां था, वो कुछ कुछ ऐसा ही करना था आपको। मतलब इससे आसान था, इसमें तो तीनों डायरेक्शन में वेरी कर रहे थे, वहां तो सिर्फ सी एक्स था और एक्स में इंटीग्रेट करना था, तो सी एक्स डी एक्स करके लिमिट लगानी थी 0 से 1। तो तुमने सच में नहीं किया मतलब 10वां। वेरी गुड। नोट 1, तो फर्स्ट नोट है ये कि हमने देखा कि वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अच्छा, आपको बहुत पहले की बात याद है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, और इंटीग्रेशन का मतलब, यहाँ पे भी तो इंटीग्रेशन ही है, तो इसका मतलब वर्क डन आपका ये हो जाएगा, एरिया अंडर एफ वर्सेस एस, जिसका इसके रिस्पेक्ट में ऐसा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका एक क्वेश्चन कर लें जल्दी से, बाकी तो तुम और करना। मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे ऐसे, ज्यादा हो जाएगा यार, ठीक है चलो ऐसे कर दिया।
जीरो। इश। ये इसको -10 ले लो, इसको 10 ले लो। मैं पूछूं आपसे कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक, किसी ब्लॉक पर ये फोर्स लग रहा है, इफ इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम, कहां से कहां तक डिस्प्लेस कर दें, 1 से 4 कर दें, एस बराबर 1 टू एस बराबर 4 मीटर। अगर पार्टिकल एस बराबर 1 से एस बराबर 4 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ है इस फोर्स की वजह से, डिस्प्लेसमेंट चाहे कैसे भी हुआ हो, पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे उसका हुआ है, और बताना है कि इस फोर्स ने कितना काम किया। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, दो तरीके हो सकते हैं इसको करने के। एक तरीका तो ये आसान तरीका कि आप एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, एरिया अंडर द कर्व डाल दो, एरिया 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 फाइंड कर लो और कर दो। दूसरा कठिन तरीका क्या हो सकता है कि आप पहले फोर्स का फंक्शन बनाओ, इनकी इक्वेशन लिख के और इंटीग्रेट करो, पर वो बड़ा हो जाएगा बिना मतलब। अरे हाँ कि ना। चलिए, तो मैं एरिया 0 से निकालना स्टार्ट करूंगा कि 1 से? अच्छा एक बात बताओ, ये पॉजिटिव ग्राफ का मतलब क्या है? देखो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है 1 से 2, और फोर्स भी पॉजिटिव में है, मतलब फोर्स भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो पॉजिटिव वर्क डन। वहीं जब नीचे की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट तो आगे हुआ है क्योंकि आगे बढ़ा है, लेकिन फोर्स नेगेटिव हो गया है, मतलब नेगेटिव वर्क डन। तो ऊपर का वर्क डन पॉजिटिव, नीचे का वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है तो जुड़ जाएगी, मतलब विद साइन जुड़ जाएगी। कोई मतलब वेक्टर का पंगा नहीं है कि ये कि वो कि आई कैप की जी कैप, सिंपल रुपए पैसों की तरह जोड़ सकते हैं। अरे समझ रहे हो क्या? देखो और करके दिखा दो। जैसे इसका एरिया कितना हो गया, 1 इंटू 10, 10 हो गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 5 हो गया। तो इसका -5 बोल दो, या फिर बाद में बोल देना माइनस, कि भाई नीचे है इसलिए -5 वर्क डन। तो अगर मैं टोटल वर्क डन लिखना चाहूंगा, डब्ल्यू टोटल, तो मैं सबका वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3 कर दूंगा। तो W1 कितना है, 10, W2 कितना है, 5, W3 ही -5 है। मैंने घटाया नहीं है, मैंने तीनों वर्कडन ऐड किए हैं, ये वर्कडन ही नेगेटिव में था। तुम्हें समझ में आ रही है बात? मैंने वर्कडन सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, वर्कडन ही -5 निकला था, उस वर्कडन को ऐड किया है। अरे, तो 10 जूल आपका आंसर हुआ। और एक और नोट है, वो भी देख लो फिर लिख लेना, देखना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, आप चाहे वर्क डन, चाहे देखो वर्क डन निकालना है आपको, फोर्स दो तरीके हो सकते हैं, या तो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा। लेकिन दोनों ही तरीके के फोर्स में आपको करना तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है। एक में आप पूरा ए से बी तक पूरा एक साथ कर देते हो, एक में आप छोटे छोटे सेगमेंट का एफ डी एक्स करके करते हो, लेकिन मोटा मोटी करते तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई। अरे हाँ की ना। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपको ध्यान हो तो हमने जब सूडो पढ़ा था तो एक लिफ्ट बनाई थी, लिफ्ट में एक रस्सी टांगी थी, एक बार लिफ्ट के बाहर बैठ के टेंशन निकाला था, एक बार लिफ्ट के अंदर बैठ के टेंशन निकाला था, टेंशन निकालने का तरीका बदला था, पर टेंशन सेम आई थी। मतलब फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हम सभी जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती करती है, एस रिलेटिव जाने कितनी बार निकाला है। तो ये तो डिपेंड करता है कौन, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ। अब आप मेरे को जरा सोच के बताना कि एक क्वांटिटी है जो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, जिनमें से एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती और दूसरी करती, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा अलग अलग फ्रेम से, आप सोचो तो डब्ल्यू बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, क्योंकि आप अलग फ्रेम में चले गए एस बदल गया, फिर अलग फ्रेम में चले गए एस फिर बदल गया। अरे हाँ कि ना। सब चीज सेम है, फोर्स वही है, पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग फ्रेम में बदलता जा रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन भी बदलता जाएगा, तो कुल मिला के वर्क डन भी बदलता है। तो वर्क डन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, ये सेकंड नोट लिख लो। अलग अलग फ्रेम से देखने, जैसे अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, कौन से पे पहुंच गए थे, 8वें पहुंच गए, तो 8 सवाल किए। 8 सवालों में हमने ध्यान ही नहीं रखा फ्रेम का। ध्यान नहीं रखा मतलब हम किस फ्रेम में थे, ग्राउंड फ्रेम में थे। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा आपसे कुछ सवाल थोड़ी देर के बाद।
कि 3 तरह के ऑब्जर्वर हैं, सिस्टम एक ही है, तीनों के लिए वर्क डन बताओ, इस ऑब्जर्वर के लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए, उस ऑब्जर्वर, तो आप देखना वर्क डन अलग अलग आएंगे। अरे ठीक है क्या? चलो अगला सवाल लिखो। नोट 1 और उसका एग्जाम्पल नोट कर लिया? जल्दी करो फिर। A particle of mass 2 kg kept at origin, kept at origin at rest, kept at origin at rest, full stop. A force starts acting, a force starts acting along x-axis. A force starts acting along x-axis. F बराबर force starts acting along positive x-axis, प्लस लगा देना, पॉजिटिव x-axis, F बराबर 2t², F बराबर 2t², t यहाँ पे टाइम है, 2 है, t² है, 2t², फुल स्टॉप। फाइंड वर्क डन by this force, find work done by this force in 2 seconds. Find work done by this force in 2 seconds. 2 सेकंड में इस फोर्स ने कितना काम किया ये बताना। करो बताओ। सबसे पहले बताओ कि फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट? वेरी गुड, अब हो जाएगा तुमसे, करो। तेरा तो एक बार भी नहीं हुआ, कुछ तो करता। चलो इधर देखो, इधर देख लो। सबसे पहले हमने देखा फोर्स वेक्टर कितना है, बोले सर 2t² आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव एक्स बोला, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। पता लगा कि फोर्स अपना वेरिएबल है, तो फॉर्मूला लगेगा एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर को क्या लिखोगे? dx आई कैप प्लस, लिख दूं क्या? अब डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो कितना आ गया? ये बन गया, बस अटक गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फंक्शन है टाइम का और इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक या तो टी गायब कर दो एक्स ले आओ, या dx गायब कर दो dt आ जाए। अब हमें जो वर्क डन निकालना है वो टाइम की लिमिट दी है कि 0 से t में करो इंटीग्रेट। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैंने t को बदल के x डाल दिया किसी तरीके से, तो फिर मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, फिर 0 से 2 थोड़ी डाल सकता हूँ, तो समय की लिमिट। तो ऐसा करता हूँ dx को dt में कन्वर्ट कर देता हूँ किसी तरीके से, और फिर लिमिट लगा के सॉल्व कर दूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। आओ फिर आगे, तो यहाँ अटक गए तो रुक जाना है, जबरदस्ती यहाँ पे आगे नहीं बढ़ जाना है। तो फिर अब आप वो सही सोच रहे थे कि F बराबर M में होता है, अरे होता है क्या? 2t², ऐसे लिख, F बराबर 2t² दिया हुआ है, F बराबर ma 2t², 2 से m कट गया क्योंकि m बराबर 2 दिया है, तो a बराबर कितना आ गया? अरे आ गया कि t²। a को क्या लिख सकता हूँ? dv अपॉन dt। अरे लिख सकता हूँ, मेरे को x पे जाना है ना यार, तो मेरे को जाना पड़ेगा x पे, तो dv अपॉन dt, तो बन जाएगा dv इज इक्वल टू dt² dt। ये सही लिखा है? अब क्या कर दूं? t बराबर 0 पर रेस्ट है, t बराबर t पर v है, या t बराबर 2 मत डाल देना, हमने वेलोसिटी थोड़ी निकालनी है t बराबर 2 पर, हमें तो फंक्शन चाहिए x का, ठीक है, ताकि हम रिप्लेस कर सकें। इसको इंटीग्रेट किया तो v आ गया, इसको किया तो t³ / 3 आ गया, यहाँ से भी काम नहीं चलेगा। अब इसको dx, v को क्या लिखू? dx अपॉन dt, t³ / 3 इंटू dt बन जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है इंटीग्रेट करने का, लेकिन फालतू क्यों, मुझे तो dx ही चाहिए या x चाहिए, तो dx यहीं से रिप्लेस करूंगा ना, इसको इंटीग्रेट क्यों करूंगा? अरे dx चाहिए कि x चाहिए, तो x क्यों निकालूं?
अब मैंने रिप्लेस किया तो बताओ क्या बना, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t² t³/3 dt। आनंद आ गया। आप बढ़िया लिमिट डालो, कांस्टेंट को बाहर निकालो, t⁵ तो t⁵ तो अपॉन 6, 2⁵ माइनस 0⁵ ये आंसर होएगा। वेरी गुड। कोई डाउट इसमें? तो लिख लिया। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स चल रहा है। अब बताओ और कौन सा वेरिएबल फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? K इंटू एक्स। वहां पे एक्स क्या होती है? इलोंगेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। मतलब स्प्रिंग फोर्स भी, अगर आप स्प्रिंग को खींचते जाओगे तो फोर्स बदलता जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स भी वेरिएबल फोर्स। हम उसका वर्क डन निकालना सीखते हैं। हेडिंग डालो, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो आपको आपको ही सॉल्व करना है, ये तो बस मैंने हेडिंग डलवाई है, बाकी तो क्वेश्चन ही है जिसको रिजल्ट में हम याद रख लेंगे, पर सॉल्व आप करोगे, ठीक है? NL मतलब नेचुरल लेंथ पे है अभी ब्लॉक, और खींच दिया है, और इलोंगेशन मान लीजिए आ गया है x0। इसको बोल रहा हूं मैं सिचुएशन ए, इसको बोल रहा हूं मैं सिचुएशन बी। सिचुएशन ए के बी, ए से बी तक के है सारा मामला। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम सिचुएशन ए टू सिचुएशन बी। सिचुएशन ए से बी तक ब्लॉक को ले जाने में हमने कोई वर्क डन आगे, हमने कोई फोर्स लगा के खींचा होगा, ये तो ऑब्वियस बात है, ब्लॉक अपने आप तो खींचा नहीं होगा, हमने पकड़ के ब्लॉक को ऐसे खींचा होगा। पर अभी हमने जितना फोर्स लगाया उस पर हमारा फोकस नहीं, हमारा फोकस क्या है? स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क डन किया। अरे ठीक है क्या? स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क डन किया सिचुएशन ए से सिचुएशन बी तक पहुंचने टाइम पे, मतलब उस उस हाँ उस इंटरवल में। बताइए। तो यहाँ पे पहली बात, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स या कांस्टेंट फोर्स? तो याद करो, अभी सिचुएशन आ गई है, अभी तक फंक्शन चल रहे थे फोर्स के, तो आप क्या कर रहे थे? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर, वो दे रखा था एफ वेक्टर, आप वैल्यू पटक दे रहे थे, ds की जगह t को लिख रहे थे, डॉट प्रोडक्ट लिमिट डाल, अरे हाँ की ना। यहाँ सिचुएशन दी है तो पहले एफ वेक्टर बनाना पड़ेगा वो सब। तो याद करो फ्रिक्शन वाला कैसे किया था अपन ने। किसी एक रैंडम जगह पे एक सेगमेंट लिया था, उस सेगमेंट पर अपन ने फ्रिक्शन का dw निकाल के और उसको इंटीग्रेट किया था। तो जब भी एक सिचुएशन दी हो कि भाई, उसमें भी तो ऐसा ही था, उबड़ खाबड़ सरफेस थी, और ब्लॉक को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना, तो घर जाके पढ़ते हो थोड़ा बहुत? पक्का? हाँ देख के लग भी रहा है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना था, तो हमने कहीं बीच में एक सेगमेंट लिया, और वहां पे छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाला dw। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताइए, और क्या आंसर आएगा? तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि जब भी वेरिएबल फोर्स हो और इस तरीके का हो, और हमें फोर्स खुद ही बनाना है, तो हम ए पे भी नहीं टिक सकते, बी पे भी नहीं टिक सकते, किसी रैंडम पॉइंट पे जाना। जैसे भी पिछला ही क्वेश्चन था, 2t² था, 0 से 2 निकालना था, तो तुमने टी में 0 भी नहीं डाला, तुमने टी में 2 भी नहीं डाला, तुमने एक इंटीग्रेशन बनाया, फिर उसमें लिमिट डाल ली। अरे हाँ की ना, यही तरीका होता है। तो बताइए, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ना ए पर, जो कि नेचुरल लेंथ है, ना बी पर, दोनों ही नहीं,
ऐसा मानना पड़ेगा कि मान लीजिए ब्लॉक बीच में कहीं है, जहां पे इसका इलोंगेशन कितना है, एक्स। ऐसा तुम क्या बोल रहे हो? तो बताइए यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा पीछे की साइड, ऐसा एफएसटी। अरे हाँ कि ना, सही कराए क्या? अब मैं कह रहा हूं कि इस जगह पर मैंने ब्लॉक को थोड़ा सा आगे खिसकाया, और वो कितना आगे खिसकाया, डीएक्स आगे खिसकाया। मैं इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट रहेगा। ये डीएक्स इतना छोटा है कि यहाँ पे अगर इलोंगेशन एक्स है तो डीएक्स खिसका दूंगा तब भी इलोंगेशन एक्स ही रहेगा, एक्स प्लस डीएक्स हो जाएगा, जो कि डीएक्स नेग्लिजिबल है तो एक्स। तो मैं कह सकता हूँ इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट रहेगा। अरे हाँ कि नहीं? इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं छोटा सा वर्क डन डीडब्ल्यू निकाल सकता हूँ क्या? पहले तो फोर्स लिखूं कि एफ एस पी वेक्टर कितना आया होगा बताइए, पीछे लग रहा है ना, तो माइनस के एक्स आई कैप। के एक्स तो मैग्नीट्यूड हो गया, माइनस आई कैप डायरेक्शन। अरे हाँ कि ना? इसके बाद आप लिखोगे वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी डी डब्ल्यू बराबर, अब इंटीग्रेशन में अगली स्टेप में कर दूंगा, एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और डीएस वेक्टर क्या हो जाएगा, जो कि होता है, क्या होता है, डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, हमेशा यही होता है। अरे हाँ कि ना? अब उसमें एफ वेक्टर डाल दोगे, एफ वेक्टर केवल आई में है, तो बताओ डॉट प्रोडक्ट करके कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस के एक्स डी एक्स। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बोले सर बाकी का कहाँ गया? अरे बाकी का है ही नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट में वो खत्म हो जाता है। अब आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दोगे? देखो, लिमिट किस में लगेगी, एक्स में। इंटीग्रेशन किससे बना है, एक्स में। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, जब पार्टिकल नेचुरल लेंथ पे थे। सिचुएशन ए है उसकी, हमें मतलब नहीं कि कहां तक जा सकता है, सिचुएशन ए से सिचुएशन बी पे जाना है। सिचुएशन ए पे एक्स मिनिमम है कितना, जीरो। सिचुएशन बी पे एक्स मैक्सिमम एक्स नॉट, तो लिमिट लग जाएगी जीरो से, लग गई क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बन जाएगा वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, माइनस की जगह माइनस आ गया, के की जगह के आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर बाय टू। तो आपका फाइनल आंसर आ गया, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि ये माइनस क्यों आया वर्क डन, सोच के बता सकते हैं क्या? अपन ब्लॉक यूं खींच के लाए, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, उधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, तो नेगेटिव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है? कब हो सकता है बताओ? जब आप कह रहे हो कि नेचुरल लेंस से कंप्रेस कर देंगे। भाई नेचुरल लेंस से जब कंप्रेस करेगा तब डिस्प्लेसमेंट उधर होएगा, पर स्प्रिंग फोर्स इधर होएगा, तो वापस से नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन देखो ऐसे अभी ए से बी पे जा रहे हैं ना, मैं उल्टा बोल दूं कि बी से ए के लिए निकालो, मतलब हमने ऑलरेडी खींच रखा है और छोड़ दिया, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा और फोर्स भी किधर लग रहा है, तो पॉजिटिव। तो ऐसा याद रख लो कि जब भी ब्लॉक नेचुरल लेंस से दूर की तरफ जाता है, अवे फ्रॉम द नेचुरल लेंस, नेचुरल लेंस से दूर, तो नेगेटिव वर्क डन आता है। सोच के देख लो, यहाँ पे भी नेचुरल लेंस से दूर आया, और अगर मैं कंप्रेस करूंगा नेचुरल लेंस से तब भी वो, तब तो नेगेटिव वर्क डन। और जब भी वो नेचुरल लेंथ की तरफ आता है, नेचुरल लेंथ की तरफ कब आएगा, जब मैंने ऑलरेडी खींच लिया फिर छोड़ा, तो नेचुरल लेंथ की तरफ जा रहा है। मैंने ऑलरेडी दबा दिया और फिर छोड़ा, तो जब भी वो नेचुरल लेंथ की तरफ आता है तो वर्क डन पॉजिटिव। तो ये आपको खुद ही को लिखना है, लेकिन अभी रुक जाओ, उससे पहले मैं इसका आपको एक मेथड टू भी बता रहा हूँ। ये मेथड वन हो गया, मेथड टू क्या बोल रहा हूँ मैं, देखना। फोर्स तो आपको पता लग ही गया था ना, एफ एस पी बराबर कितना आया, माइनस के। अगर मैं माइनस के एक्स का ग्राफ बना सकूं, मैं ये अप्रोच इसलिए ले सकता हूं क्योंकि एक्स की पावर वन है, एक्स की पावर वन का मैं एरिया अंडर द कर्व बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो माइनस के एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसे होएगा नेगेटिव स्लोप से। मैं इधर का क्यों लाइन नहीं खींच रहा, क्योंकि एक्स जीरो से स्टार्ट हुआ है, और कहां तक के लिए चाहिए, एक्स नॉट। तो एक्स नॉट पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
माइनस के एक्स, अरे हाँ की ना, के एक्स नॉट। हमें अगर वर्क डन चाहिए तो एरिया अंडर द कर्व चाहिए, तो ये वाला चाहिए। तो अगर मैं इस चीज का एरिया निकालूं तो बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस के एक्स नॉट, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया, माइनस हाफ के एक्स नॉट का, ऐसे भी कर सकते। तो इतना लिखो, और ना इतना पूरा लिखने के बाद लास्ट में वो दो लाइन लिख लेना कि नेचुरल लेंथ से दूर जा रहा है ब्लॉक तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव आएगा, और अगर ब्लॉक नेचुरल लेंथ की तरफ आ रहा है, नेचुरल लेंथ मतलब इसको वैसे तो मीन पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन भी नहीं, इक्विलिब्रियम या नेचुरल लेंथ ही बोल दो, भी ज्यादा नहीं बोल रहा। तो नेचुरल लेंथ से दूर जा रहा है तो नेगेटिव होगा स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, नेचुरल लेंथ की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव होगा वर्क डन स्प्रिंग फोर्स का। ये जरूर लिख लेना, वर्क डन किसके, स्प्रिंग फोर्स की बात कर। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स को एज अ रिजल्ट भी याद रखना है, पर रिजल्ट याद रखो तो थोड़ा दिमाग से याद रखना है। एक तो माइनस प्लस सोच समझ के लगाना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, सिचुएशन समझ के लगाना है। दूसरा, ये एक्स नॉट ए कहां से है, एक्स नॉट यहाँ मीन से है, जब मीन से हमने उसको खींचा है तब ये वाला फॉर्मूला बना है। तो एक्स नॉट जब रखो तो ध्यान से रखना। तो इसी के साथ दूसरा अगला सवाल करो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन बदलता हूं। ये है सिचुएशन वन, सिचुएशन ए। तो अभी ऑलरेडी ये x1 इलोंगेटेड है और x1 इलोंगेटेड है, और x2 इलोंगेट उसको मतलब ऐसा खींच दिया सिचुएशन वन से सिचुएशन टू। वापस से स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालना है, पर इस बार सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। पार्टिकल पहले नेचुरल लेंथ पे था, अभी नहीं है, ऑलरेडी खींचा हुआ है, तो और खींच दिया है। तो बताइए, हाँ हाँ, करो करो। तो अब चूंकि आप वो पढ़ चुके हो तो इसको तीन तरीके से कर सकते हो। एक तो इंटीग्रेशन, दूसरा ग्राफ, दो तो ये है ही है, तीसरा अभी अभी जो आपने रिजल्ट सीखा उस रिजल्ट का यूज भी करके कर सकते। तो मैं आपको वैसे सिखाऊंगा कि रिजल्ट का यूज कैसे करना है, क्योंकि अभी तो स्प्रिंग फोर्स का हमें वर्क डन खूब निकालना है। मतलब ये तो सवाल है स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालो, आगे सवाल में आएगा कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन भी चाहिएगा हमें। एक बड़े से सवाल का एक छोटा सा हिस्सा, तो हम बार बार इंटीग्रेशन करने नहीं बैठेंगे क्योंकि ऑलरेडी जाने कितने सारे फोर्सेस के हम इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर रहे होंगे, तो इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट से वर्क डन निकाल लेंगे। तो उससे सीखना है आपको कि रिजल्ट से कैसे वर्क डन निकाला जाएगा। बाकी आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो और एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल ही सकते हो। उनसे कैसे निकाल सकते हो वो बता दो, फिर अब मैं रिजल्ट से निकाल के दिखाता हूँ। तो बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहला तरीका तो बिल्कुल सही बोला, सब कुछ सेम होएगा। बोले सर पिछली बार जीरो से एक्स नॉट आ रहे थे तो आपने जीरो से एक्स नॉट आपने लिमिट लगाई थी, इस बार पार्टिकल ऑलरेडी एक्स वन है खिंचा हुआ और एक्स टू, तो आप लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, एक्स वन से एक्स टू। समझ में आ रही बात। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बताओ, ग्राफ में तरीका क्या हो जाएगा। बोले सर आपने पिछली बार एरिया पूरा जीरो से एक्स नॉट का निकाल लिया था, इस बार आप एरिया कहां से कहां तक का निकालोगे, एक्स वन से एक्स टू, तो इस बार ये ट्रिपेजियम बन जाएगा और इस ट्रिपेजियम का एरिया आंसर होगा। समझ में आई बात। लेकिन मैं इन दोनों तरीके से आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, बाकी मैंने करके दिखा दिया, देखो बोल के। आप घर पे जाके इसको करके देखोगे, लेकिन मैं जो करके दिखा रहा हूँ वो है रिजल्ट से, कि हम रिजल्ट का यूज करके जो कि पिछले क्वेश्चन में निकाला था उससे कैसे करेंगे। तो जरा ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजल्ट का यूज हम आगे भी करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताऊं, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी।
तो ये पैसों जैसा आप कर सकते हो, अपने रुपयों जैसा कि इतने उतने लगे फिर यहाँ से आते ऐसा, मतलब रुपये जैसा हिसाब किताब इसमें लग सकता है। तो सोच के बताना। इस ब्लॉक को नेचुरल लेंथ से खींचने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, कितना वर्क डन करना पड़ा होगा? -12 k x1 का स्क्वायर। अच्छा ये छोड़ो, ये सोचो कि नेचुरल लेंथ से खींचने में यहां तक इसको मान लो 5 रुपए लगे, 5 जूल काम करना पड़ा, 5 रुपए लगे। अब इसको देखो, यहां से यहां तक खींचने में मान लो 30 रुपए लगे, 30 जूल काम करना पड़ा। तो मुझे बताओ अब यहां से यहां तक खींचने में कितना काम करना पड़ेगा? बस ऐसे करना है। समझ में आई बात? देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर ए -12 k x1 का स्क्वायर। अरे सही है क्या? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर सिचुएशन बी -12 k x2 का। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम ए टू बी। तो आप यहाँ पे पहले वर्क डन स्प्रिंग फोर्स का बी पर लिखोगे, बी तक पहुंचने में लिखोगे, उसको माइनस करोगे ए के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल टाइप, है ना? और इसमें जब वैल्यू डालोगे तो -12 k x2 स्क्वायर -12 k x1 स्क्वायर, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, हाफ कॉमन ले लो, के कॉमन ले लो, तो बन जाएगा x2 स्क्वायर -x1 स्क्वायर। ये आ जाएगा फ्रॉम ए टू बी, मतलब आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे रिजल्ट का यूज अपन वो लेना है। बाकी दो तरीके और हैं जो आप घर जाके करना। बस एक में तो लिमिट चेंज करना x1 से x2, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और इस बार ट्रेपेजियम बन जाएगा। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना वो होता है ना, कैसे निकालोगे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द वैसे। ठीक है। होमवर्क, होमवर्क में आप ये कर सकते हैं कि एक तो 10 11 तक हो गए ना यार, तो उधर तो खैर 10 तक हो गए ना, तो 11 कर सकते हो, 13 कर सकते हो, 12 ट्राई कर सकते हो, बाकी वो मैं क्लास में कराता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, जो करके लाएगा मजा आ जाएगा। हाँ 12, तो ये कर सकते हो। और बाकी ना कल ही है क्या क्लास? हाँ तो ओवन भी कर लाना 1 से 6। ओवन किसकी? चलो, बाकी ऐसे भी निपटा ली क्या सर्कुलर मोशन की?